नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें दिखाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें आपको विस्तार से हम दिखाने वाले। तो राहुल, शुरुआत करते हैं आज छत्तीसगढ़ में होने वाले एक बड़े कांग्रेस के अधिवेशन की खबर से। 24 फरवरी को रायपुर में एआईसीसी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने है और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली रिपोर्ट इसी पर देखिए। एक, दो, तीन और गिनते जाइए। एक के पीछे एक सड़क पर दौड़ती इन गाड़ियों को देखिए। ये तस्वीरें राहुल और प्रियंका गांधी के लिए कारकेड रिहर्सल की हैं। 24 फरवरी से रायपुर में एआईसीसी का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो 3 दिन तक चलने वाला है। इस अधिवेशन में राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। अधिवेशन को लेकर रायपुर में पूर्व से ज्यादा हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो 2 दिन से पहुंच चुके हैं रायपुर में। प्रशिक्षण उनका भी चल रहा है कि क्या क्या भूमिका है। आपको बता दें कि कांग्रेस कोषाध्यक्ष पवन बंसल आज रायपुर पहुंच चुके हैं। 23 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। इसी क्रम में 24 तारीख को राहुल गांधी और 25 फरवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा रायपुर आएंगी। अधिवेशन को लेकर कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने एक अहम मीटिंग ली। सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दी है। वैसे मध्य प्रदेश में एक और मुद्दा है जो तूल पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों और मदरसों में भी योग की ट्रेनिंग देने की तैयारी, स्पेशली जिनको ग्रांट मिलती है। इसी सत्र से योग पाठ्यक्रम को शामिल करने और पहली से 12वीं तक की ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम है, लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है। एमपी में राज्य योग आयोग सभी स्कूलों के साथ ही मदरसों में भी योग सिखाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बाकायदा योग को पहली से 12वीं तक के सिलेबस में शामिल किया गया है और बच्चों को नियमित योग सिखाया जाएगा। योग के माध्यम से तो अनेक प्रकल्प चलते हैं और अब उसको शिक्षा नीति में अपने शिक्षा में अगले सत्र से लागू कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। उलेमा बोर्ड के साथ ही ओवैसी की पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। योग की अभी कोई जरूरत नहीं, योग की कहीं किसी को कोई जरूरत नहीं। वो बाबा रामदेव कर तो ना है पूरा योग के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम क्या पहनेंगे ये अगर हम पे थोपने की कोशिश की जाएगी, हम इसका खुल के पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। वहीं बीजेपी योग के समर्थन में। बीजेपी की दलील है कि जब योग को सारी दुनिया मान्यता दे चुकी है तो इसे अपनाना चाहिए। दुनिया हमारा अनुसरण कर रही है कि योग को उनकी मान्यता दी गई है, इसलिए हम सब योग के जितने अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार कर सके, स्वागत योग। मदरसों में योग को लेकर ये कोई पहला विरोध नहीं है। इससे पहले मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने पर भी विवाद हो चुका है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन रायपुर पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कल बिस्वा भूषण हरिचंदन पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये हैं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन, जो आज राजधानी रायपुर पहुंच गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हवाई अड्डे पहुंचकर उनका आत्मीय स्वागत किया। नए राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने बिस्वा भूषण हरिचंदन की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। अनुभवी राजनेता हैं, 5 बार विधायक और अनेक विभागों के मंत्री भी रहे। चूँकि अनुभवी राजनेता हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के हित में सारे फैसले होंगे और जल्द होंगे। कुछ इसी तरह नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी नए राज्यपाल की तारीफ की। नारायण चंदेल ने भी कहा कि नए राज्यपाल से प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें हैं कि नए राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ में विकास में, छत्तीसगढ़ में उनके अनुभव का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को प्राप्त होगा। आपको बता दें कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई। बिस्वा भूषण हरिचंदन 23 फरवरी सुबह 11:30 बजे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे। बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। चलिए अब जरा मध्य प्रदेश की सियासत के एक और अहम मुद्दे को भी आपको बता दें। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नई आबकारी नीति को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला और मध्य प्रदेश का फुल फॉर्म बताया मदिरा प्रदेश।
तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। एमपी सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। एमपी को मदिरा प्रदेश बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सस्ती शराब बिकवा रही है, यही है अच्छे दिन। शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूँ सस्ती शराब, घर घर में शराब। कमलनाथ ने विकास यात्रा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने विकास यात्रा को निकास यात्रा बताया। विकास यात्रा निकाल रहे हैं, आप भी मीडिया में देख रहे हैं, और मैंने तो कहा था ये विकास यात्रा नहीं, ये तो निकास यात्रा है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज की 15 महीने की सरकार का हिसाब पूछने पर कहा कि इसका जवाब जनता देती है। पर ये 18 साल का जब हिसाब नहीं दे पा रहे, मुझसे 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। मेरा हिसाब जनता के पास है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार के कर्ज लेने पर भी सवाल उठाए। साथ ही कांग्रेस की सरकार आने पर मौजूदा सरकार के खर्चों पर श्वेत पत्र लाने की बात कही। जबलपुर में सरकार की विकास यात्रा में भीड़ न जुटा पाना एक पंचायत सचिव को भारी पड़ गया। शाहपुरा जनपद सीओ ने सिहोदा पंचायत के सचिव पर कार्रवाई की अनुशंसा की, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश सरकार और बीजेपी को घेर रही। मध्य प्रदेश में इन दिनों सरकार विकास यात्रा चला रही है, जिसमें अधिकारी और नेता जनता के पास जा रहे हैं। लेकिन बरगी में 20 फरवरी को यात्रा के दौरान भीड़ नहीं जुटा पाने के चलते सिहोदा पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गाज गिरी। जनपद सीओ ने जिला पंचायत सीओ को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की है। पत्र में विकास यात्रा में भीड़ नहीं जुटाने और बीजेपी नेताओं की नाराजगी का भी जिक्र किया गया है। विकास यात्रा जब ये निकालने की बात करते हैं, सरकारी कर्मचारियों को बाध्य करते हैं कि पब्लिक को लेके आओ। जनता तो आपकी हिसाब यात्रा का इंतजार कर रही है। सिहोदा ग्राम पंचायत को सचिव को नोटिस दिया गया जिला पंचायत सीओ द्वारा कि आपने भीड़ इकट्ठी नहीं करी। अरे भाई, अब आपकी भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में भीड़ नहीं जुट रही क्योंकि इनने विकास नहीं किया। वहीं बीजेपी नेता इस मामले में सफाई दे रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष को वहां पर शिकायत मिली थी कि सचिव के द्वारा अनियमितताएं की जा रही पंचायत में, तो उससे की शिकायत उन्होंने की है। कांग्रेस पहले भी विकास यात्रा को लेकर सवाल उठा चुकी है। ऐसे में पंचायत सचिव पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखने पर उसे एक और मुद्दा मिल गया है। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के आवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी भी देखने को मिली। प्रदर्शन की तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं। तस्वीरें देखकर आप जान गए होंगे कि ये प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के आवास के घेराव की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़े। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। चेतावनी देना चाहते हैं कि अब जनता सड़कों पर उतर गई है। वो जिस दिन चाहेगी वो आपके घर पर, आपकी कुर्सी पर कब्जा कर लेगी। भूपेश बघेल जी, कांग्रेस का सम्मेलन बुलाने से छत्तीसगढ़ को फायदा नहीं होगा। रायपुर के अलावा जशपुर और जगदलपुर में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर मोर आवास मोर अधिकार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को आवास योजना पर प्रदर्शन का कितना लाभ मिलता है। चलिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मौजूदा मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में उन कामों पर फोकस कर रहे हैं जिन पर बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी प्रोजेक्ट्स की तस्वीर बदली नहीं। साडा यानी ग्वालियर विशेष प्राधिकरण की तस्वीर बदलने की बातें एक बार फिर की जा रही हैं। ग्वालियर में नया शहर बसाने की योजना पिछले 29 सालों से सरकारी फाइलों और बंजर जमीन के बीच घूम रही है। हालात ये हैं कि अब तक 600 करोड़ रुपए खर्च के बाद भी किसी ने भी नए शहर में अपनी आमद नहीं दी। चुनाव आते ही सरकार साडा की तस्वीर बदलने की बात कर रही है, जबकि प्राधिकरण में गबन मामले की लोकायुक्त जाँच भी चल रही है। साडा में को सफेद हाथी के रूप में मैं देख रहा हूँ। साडा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पैसा शासन का आता है, उस शासन के पैसे का बंदरबांट हो रहा है। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने साडा में 167 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा फिर से साडा के प्रोजेक्ट में तेजी लाने की बात कर रहे हैं। साडा क्षेत्र के 28 गांव के लिए 59 करोड़ रुपए पेयजल की समस्या को निदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने
स्वीकृत करके आधारशिला रखी थी। साल 1992 में प्रदेश सरकार ने बढ़ती आबादी को देखते हुए नोएडा की तर्ज पर नया शहर बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन भारी भरकम खर्च के बाद भी नया शहर वीरान पड़ा है। बिल्कुल, बात करते हैं बागेश्वर धाम से जुड़े एक और विवाद की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बवाली भाई का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें शालिग्राम पिस्टल से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं केस दर्ज होने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मामले की गहराई से जांच की बात कही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें बंदूकबाज भाई पिस्टल से हवा में फायर करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो भी 11 फरवरी की रात का ही बताया जा रहा है। इससे पहले भी शालिग्राम का हाथ में पिस्टल लिए और गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ये दो तस्वीर देखिए, पहला वीडियो भी 11 फरवरी का है और दूसरा नया वीडियो भी 11 फरवरी का ही है। इससे पहले छतरपुर पुलिस ने शालिग्राम पर मारपीट की धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर मामले की गहराई से जांच की बात कही। शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं है, हम निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं है और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। जो करेगा सो भरेगा, हम सत्य के साथ हैं। नया वीडियो सामने आने के बाद सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने FIR करते समय पिस्टल वाली बात की पुष्टि नहीं की थी। इधर 5 साल तक पाकिस्तानी जेल में रहने के बाद खंडवा का राजू आखिरकार अपने घर अपनों के पास लौटा है। रेलवे स्टेशन पर बेटे को देखते ही माता पिता की आंखें नम हो गईं। बेटे की सारी बलाएं ले रही ये वो मां है जिसकी आंखें बेटे के इंतजार में पथरा चुकी थी। लेकिन वही बेटा 5 साल तक पाकिस्तान की जेल में जुल्मो सितम सहकर घर लौट आया है। खंडवा के इंधावड़ी गांव का रहने वाला राजू 2018 से लापता था। 3 साल बाद केंद्र की खुफिया एजेंसी को पता चला कि राजू पाकिस्तान की जेल में बंद है। उसके बाद उसे लाने की कोशिशें शुरू हुई, जो कामयाब रही। हालांकि राजू को याद नहीं है कि आखिर वो पाकिस्तान पहुंचा कैसे। ऐसे घूमते हुए निकल गया, पाकिस्तान में बंद हो गया, जेल में पानी छिड़क छिड़क के मार पिटाई करना, क्या बोलते मुखबिर है, जासूसी करता है। बेटे को पाकर परिवार खुश है और PM मोदी से लेकर राजू की वतन वापसी में मदद करने वालों को धन्यवाद दे रहा है। वो फाइल आज हमारे काम आ गई कि सब भाइयों ने, देशवासियों ने, अपने भारत देश ने, भारत सरकार ने, सबने हमें सहयोग दिया और हमारे बेटे को लाने के लिए हर भाइयों ने प्रयास किया। जिले के अफसर और जनप्रतिनिधि भी राजू के लौटने पर खुश हैं, क्योंकि उनकी कोशिश रंग लाई। अमृतसर रेड क्रॉस से एक लेटर प्राप्त हुआ था। तत्काल फिर हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें पुलिस के जवान, पैरामेडिकल स्टाफ, राजू के भाई और एक हमारे अकाउंटेंट जिला प्रशासन की तरफ से गए, अमृतसर गए। वहाँ के लोगों ने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज सुबह 5 बजे के आसपास वो अमृतसर से आ गया है और उसकी स्थिति सही है। अभी 2 बार चिट्ठियाँ लिखी थी, एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को, एक बार एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट को हमने लिखी थी कि किसी प्रकार से राजू को वापस लाया जाए। और हमें बहुत खुशी है कि हमारा जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी इनको सुरक्षित अपने हिंदुस्तान लेकर के आए हैं। पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते ही राजस्थान के रास्ते राजू को भारत को सौंपा है। भारत सरकार ने उसे अमृतसर की रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ और आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। नमस्कार।